गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देख रहे थे उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और बताइएगा कि जो वीडियो आप लोग को दिया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमको बताइएगा कमेंट में। ठीक है, जो मिल सकते हैं वो मिल के भी हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो 27 नंबर है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। देखिए, जालवेरिन जो है ये व्यापारियों की संस्था थी। इसमें व्यापारी लोग थे और यह जर्मनी की एक संस्था थी। जर्मनी की ये व्यापारी लोग चाहते थे कि जर्मनी में एक ही मुद्रा चले। क्या चाहते थे कि पूरे जर्मनी में एक ही मुद्रा चले। क्यों? क्योंकि इन लोग को समस्या हो रहा था। इधर जा रहे थे ये मुद्रा चाहिए, इधर जा रहे थे ये मुद्रा चाहिए। तो ये लोग का मानना था कि क्यों ना जर्मनी में एक ही मुद्रा हो जिससे समस्या ये दूर हो जाए। देखिए, जर्मनी में पहले आर्थिक एकीकरण होता है। एकीकरण जर्मनी का पूरा 1871 में जब होता है फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा, तो जर्मनी में पहले आर्थिक एकीकरण होता है। तब राज्यों का एकीकरण होके प्रथा वगैरह ये सब जर्मनी का रूप ले लेगा। जर्मनी से ही सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडोन का भी युद्ध यहीं पे हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में 1871 ईस्वी में। 1871 में ही क्या होगा? अच्छा, देखिए, सिडोवा का युद्ध 1866 में, शेडोन का युद्ध 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच। जबकि प्रसा दोनों में रहता है। शेडोवा का युद्ध में उसके साथ अस्ट्रिया आ जाता है, प्रसा दोनों में रहेगा, और शेडोन के युद्ध में उसके साथ फ्रांस आ जाता है युद्ध में। ठीक है, शेडोवा का युद्ध 1866 में, ये 1870 में। 1871 में शेडोन के युद्ध के बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि होगी और इसी फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण होगा। जो पहले प्रसा कहला रहा था, अब एकीकरण के बाद ही वो जर्मनी कहलाने लगेगा, जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम वो देखते हैं कि 28 नंबर की रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का चांसलर था, जिसको विलियम प्रथम ने इसको चांसलर बनाता है। और ये जर्मनी का फर्स्ट चांसलर रहता है, जर्मनी का पहला चांसलर रहता है। और इसी के कूटनीति के वजह से अगर देखा जाए तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान इसके कूटनीति का रहा है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान बिस्मार्क के कूटनीति का रहा है। यह जर्मनी के चांसलर था। ठीक है, देखिए, सेडोन के युद्ध में 1870 ईस्वी में जो होता है, बिस्मार्क फ्रांस का कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। कौन सा? 1870 के शेडोन दो बात आई, शेडो का युद्ध और शेडोन का युद्ध। ठीक है, शेडोवा का युद्ध और शेडोन का युद्ध। जो शेडोन का युद्ध है जो 1870 ईस्वी में हो रहा है, ये फ्रांस के साथ हो रहा है। और फ्रांस का जो कुछ क्षेत्र है फ्रांस का, ये कुछ कब्जा कर लेता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र पर यह कब्जा कर लेता है। और यही सब देखते हुए फ्रांस का रवैया, ये लोग क्या करता है, एक त्रिगुट बनाता है। फ्रांस जो है हर देश के साथ, फ्रांस देखिए सबसे मजबूत देश अगर कोई उस समय रहता था रहा है तो फ्रांस है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे हैं मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का शासक रहता है, यहां तक कहता है कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप छींकता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो कांड होगा फ्रांस में होगा वो पूरे यूरोप को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से वो मेटरनिक कह रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कि ये लोग जब त्रिगुट बना लेते हैं तो यही त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस भी अपना एक गुट बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? 1871 ईस्वी में होती है। किसके किसके बीच? वहीं फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है। ये कब होता है? जब 1870 में आप देखिएगा शेडोन का युद्ध। कौन सा? शेडोन का युद्ध होगा फ्रांस और प्रसा या जर्मनी के बीच। कुछ भी दे सकता है। क्या देख सकता है? देखिए, दोनों, एक शेडो का भी युद्ध हुआ 1866 में। देखिएगा शेडोवा का युद्ध। क्या चीज? शेडोवा का युद्ध हो रहा है। अब दोनों में देखिए क्या है, एक प्रसा रहेगा, यानी कि प्रसा का मतलब क्या? जर्मनी। ये जर्मनी रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो शेडोन का युद्ध है इसमें कौन सा हो जा रहा है? फ्रांस हो जा रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है? ये 1870 ईस्वी में हो रहा है। ठीक है,
और शेडोवा का जो युद्ध है इसमें भी प्रसा है, लेकिन इसके साथ कौन सा हो जाएगा, एक ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो यानी कि सेडोवा का युद्ध 1866 में हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी युद्ध कर रहा है। शेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हो रहा है, जिसमें फ्रांस के साथ ये युद्ध कर रहा है। इसी युद्ध के बाद, यानी कि जो शेडोन का युद्ध है, शेडोन का जो युद्ध है, इस युद्ध के बाद ही क्या होगा, जो जर्मनी का एकीकरण है वो ये फ्रैंकफर्ट के संधि होगी, उसके बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूरोप वासियों के लिए 30 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। तो देखिए, यूरोप वासियों के लिए जो ये यूनान है, इसका जो साहित्य है वो प्रेरणा स्रोत था। यूरोपवासियों के लिए कहाँ का ज्ञान विज्ञान साहित्य और प्रेरणा स्रोत था, यूनान का। देखिए, यूनान में जो है ना ज्ञान विज्ञान या जो भी है वो पहले ही क्या बहुत उच्च स्तर पर रहा, क्योंकि आज भी आप लोग जो पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ते हैं, किसका, पाइथागोरस, थेल्स, आर्किमिडीज सिद्धांत, ये लोग कहाँ के थे, पाइथागोरस, जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय, और ये आर्किमिडीज का भी सिद्धांत सुने होंगे, ये सब कहाँ के थे, ये सब तो यहीं के तो थे, जो आर्किमिडीज वगैरह थे ये कहाँ के थे, यहीं के थे, यूनान के ही। यानी कि उस समय में जब ये था, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत उच्च स्तर पे थी यूनान में। जिस समय लोग कुछ जानते नहीं थे, उस समय यूनान अपने उच्च स्तर पे था। ठीक है, तो इसलिए इसको यूरोप सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास जानकारी है वो है तो उसका मान जान ज्यादा होता है। तो इसको सब लोग क्या करता था, इससे मिलना चाहता था, ये कुछ सीखना चाहता था, तो यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस पे जो यूनान पे है तुर्की का कब्जा हो गया था, तुर्की क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तुर्की मुस्लिम कंट्री था, तुर्की मुस्लिम देश था, जबकि यूनान ईसाई का देश था, ईसाई का देश था। ठीक है, तो ईसाई का देश होने के कारण जो देखिएगा इसका फ्रांस वगैरह जो है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब इसका पक्ष लेंगे और एक युद्ध करेंगे 1827 ईस्वी में तुर्की के साथ। क्यों, इसके लिए युद्ध हो रहा है 1827 ईस्वी में। कुछ जो ईसाई देश है वो किसके लिए, यूनान के लिए युद्ध करेंगे। और वही युद्ध के बाद देखिएगा 1829 में कौन सा, एड्रियानोपोल की संधि होगी, एड्रियानोपोल की संधि होगी। और तुर्की का प्रभाव उसी एड्रियानोपोल के संधि के बाद, तुर्की का जो प्रभाव है यूनान पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आते आते देखिएगा 1832 ईस्वी में ये जो यूनान है ये स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि तुर्की से स्वतंत्र हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो जो नेपल्स है इसकी क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1831 ईस्वी में हुई, 21 ईस्वी में हुई थी। देखिए, क्रांति में नेपल्स में संवैधानिक सरकार शुरू हुई थी, इस क्रांति के बाद संवैधानिक सरकार शुरू हुई थी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है नेपाल में प्रवेश किया और राजा को ये शक्ति को, राजा के शक्ति को पुनः बहाल कर देता है। देखिए, ऑस्ट्रिया का काम क्या रहता है, वो केवल चाह रहा है, जब भी देखिएगा आप लोग 1814 में जो वाटरलू का युद्ध होगा, वाटरलू का युद्ध होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप से अंत होगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन, नेपोलियन 3 अलग है, नेपोलियन बोनापार्ट अलग है, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट क्या होगा, यूरोप से इसका खात्मा होगा वाटरलू युद्ध के बाद। और 1815 में कौन सा संधि होता है, कांग्रेस होता है, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। जब वियना कांग्रेस और वियना सम्मेलन होता है, उसके बाद मेटरनिक क्या करता है, जो ऑस्ट्रिया का क्या रहता है, राजा रहता है, ऑस्ट्रिया का राजा जो मेटरनिक है वो क्या चाहता है कि जो यूरोप है यहाँ पे पुनः राजतंत्र, यानी कि जो निरंकुश राजतंत्र चलता आ रहा था, जिसमें 1793 में आप लोग देखिएगा फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र के लुई 16वां के खत्मा के बाद क्या उसका अंत होता है। पुनः वही निरंकुश राजतंत्र 1815 में पुनः कौन, लुई 18वां के द्वारा
क्या वहां भी बहाल हो जाता है, और भी जगहों पर क्या वही निरंकुश राजतंत्र हो जाता है। और उसी में जर्मनी का और इटली का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, क्योंकि ये लोग युद्ध लड़ने नहीं आ रहे हैं। इटली के जो है कोलबर्ट वो युद्ध लड़ने नहीं आ रहा है, इस वजह से वियना कांग्रेस में ही इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन है आप लोग देखिएगा कि इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में कहाँ, लंदन में। ये आंदोलन जो है 1836 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन एक मजदूर वर्ग के हित के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें मजदूर द्वारा ही ये संचालित भी किया गया, मजदूर लोग ही भी भाग भी लिए। ठीक है, फिर 1832 ईस्वी के जो सुधार था ना, अधिनियम एक आया था। ठीक है, वहां पर क्या 1832 में एक अधिनियम आया था, ये 1832 दिया भी है इसमें। 1832 में एक अधिनियम आता है और उसी अधिनियम में सुधार के बाद ये आंदोलन में सुधार के लिए बोला गया, लेकिन सुधार हुआ नहीं, ये लोग विफल हो गए, मतलब ये फेल हो गए, सुधार में फेल हो गए। तो इसी को देखते हुए 4 साल बाद यानी कि 1836 ईस्वी में चार्टिस्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे है चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया। चार्टिस्ट आंदोलन कब चलाया गया, 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में चलाया गया। इंग्लैंड के लंदन में मजदूर वर्ग का ये आंदोलन था, इन्हीं के हित के लिए ये चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो हम लोग देखे पहले कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में किया गया था। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। इसकी कहानी क्या है, तो इस पे क्या था, यह किसका गुलाम था, तो यह तुर्की का गुलाम था। किसका, तुर्की का गुलाम था। तुर्की एक मुस्लिम देश था। क्या था, मुस्लिम देश था तुर्की, मुस्लिम देश तुर्की था। और यूनान जो है यह एक ईसाई देश था। क्या था, ईसाई देश था। ईसाई देश होने के कारण यहाँ 1827 ईस्वी में यह देखकर, देखिए सबसे पहले यूनान यूरोप सभ्यता का पालना रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान या जो भी प्रोग्रेस है वो सब देशों से ज्यादा हो चुका था और पहले हो चुका था। ठीक है, इस वजह से इसको एक बच्चे को जिस तरीके से अगर ज्यादा मान जान होगा तो उसको पालना में खिलाया जाता है, उसी तरीके से यूनान का भी मान जान करने के लिए एक संज्ञा दे दी गई कि यूरोप का सभ्यता का ये पालना है। ठीक है, अब चलते हैं कि ये गुलाम से कैसे आजाद कैसे हुआ। तो 1827 ईस्वी में आप लोग देखिएगा कि ईसाई देश ने इसके लिए युद्ध करने का सोचा। कौन कौन सा था, फ्रांस था, रूस था, ये यूएसए था। ये लोग क्या सोचे कि क्यों ना इसके लिए ये युद्ध किया जाए, ईसाई है और इस ईसाई वाले देश में मुस्लिम का क्यों कब्जा रहेगा। ठीक है, तो 1827 में आप लोग देखे, इसके साथ साथ देखिएगा एक और देश था, इंग्लैंड भी था इसमें, इंग्लैंड भी था। इंग्लैंड भी ईसाई देश है, मतलब मजबूत स्थिति वाले देश ही इसके आजादी के लिए आए आगे। ये युद्ध हुआ, तुर्की का पाला कमजोर हुआ। उसके साथ 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। एड्रियानोपोल के संधि के द्वारा ही यूनान पर से तुर्की का प्रभाव घट गया। क्या हो रहा है, एड्रियानो 1827 में युद्ध हो रहा है, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हो रही है, तुर्की का प्रभाव कम हुआ, 1832 में यूनान आजाद हो गया। ठीक है, इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या किसने की। तो जो ऐतिहासिक द्वंद्व है इसकी व्याख्या हिगल करते हैं। हिगेल जो है ये करते हैं और बोलते हैं कि अंतिम सत्य बुद्धि या विवेक है। द्वंद्व के बाद ये द्वंद्ववाद का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अंतिम सत्य यानी कि आपका जो बुद्धि है वही अंतिम सत्य है, दूसरे के बहकावे में आप ऐसा ना हो कि कुछ भी करने चल दे। इनका एक बुक भी बहुत फेमस थी जिसका नाम था साइंस ऑफ लॉजिक। हिगल का एक बुक है जिसका नाम है साइंस ऑफ लॉजिक इनकी एक बुक है। ठीक है, तो ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या किसने की, हिगेल ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, क्योंकि हम कितना बार इसका डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चलिए फिर हम बताते हैं कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हो रही है, ये तुर्की के साथ हो रही है, तुर्की के साथ हो रही है। इस संधि में कौन थे, फ्रांस थे, इंग्लैंड थे, रूस थे।
क्योंकि यही जो देश है ये क्या करते हैं 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में जो तुर्की का कब्जा जो यूनान पे रहता है, तुर्की का कब्जा यूनान पे रहता है, उसी के कारण ये क्या होता है, तुर्की के कब्जा यूनान पे रहने के कारण ये जो है ये जबकि यूनान एक ईसाई राष्ट्र रहता है, उसको मुक्त कराने के लिए ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और ये संधि लाते हैं। ठीक है, तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में ये यूनान के लिए हुआ। यूनान का प्रभाव इसी संधि के साथ यूनान पर से प्रभाव तुर्की का खत्म हो जाता है। तुर्की का प्रभाव जो है यूनान पर से खत्म हो जाता है, एड्रियानोपुल की संधि के साथ कम हो जाता है। खत्म पूरी तरीके से 1832 में देखिएगा, जब यूनान आजाद होगा तो तुर्की का प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो इन देशों में आपको हम बताए कि जो 1827 में है उसमें 3 देश भाग लेते हैं उस युद्ध में, ईसाई की तरफ से। कौन कौन से? इंग्लैंड है, लेकिन आंतरिक सपोर्ट और भी ईसाई देश करेंगे। इंग्लैंड है, रूस है और फ्रांस है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, हम बताते हैं। अगर आपको पता है तो कम से कम वो कीजिए। तो कौन सा होगा? तुर्की और रूस, क्योंकि इंग्लैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है, तो यही आपका आंसर सही होगा। बता भी चुके हैं कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। 1827 में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस तुर्की पर हमला कर दिया था। यूनान 1832 में आजाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको याद है कि किन के बीच में हुआ है तो आप कमेंट में बताइए। देखिए सेडान का युद्ध जो है ये 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में होता है सेडान का युद्ध। एक शेडोवा का भी युद्ध है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ पढ़िएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। शेडोवा का युद्ध जो है 1866 ईस्वी में होता है। शेडोवा का युद्ध जो है, देखिए पहली बात, दोनों में जर्मनी रहेगा, जर्मनी या प्रसा उसी को कहते हैं, वो रहेगा, प्रसा रहेगा दोनों में। जो शेडोवा का युद्ध होगा इसमें ऑस्ट्रिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रिया। जबकि शेडोन का जो युद्ध है, शेडोन का युद्ध, इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें फ्रांस आ जाएगा। कौन सा? फ्रांस। सेडोन का युद्ध में फ्रांस आ जाएगा, शेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही शेडोवा का युद्ध के बाद 1870 में होता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होगी। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि होगी, जिसके तहत जर्मनी का एकीकरण यानी कि प्रसा का एकीकरण करके इसी का नाम क्या कर दिया जाएगा? जर्मनी। प्रसा का एकीकरण करके जर्मनी कर दिया जाएगा 1871 ईस्वी में। फिर देखेंगे कि इसी के बाद इसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा रहेगा? बिस्मार्क का रहेगा। बिस्मार्क का जो कूटनीति है उसका योगदान सबसे अधिक रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो जो हंगरी है इसकी राजधानी कहाँ है, एक बात बताइए तो? हंगरी का बुडापेस्ट, बुडापेस्ट ये यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है हंगरी। ठीक है, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए भी थे कि कैसे यूरोप को देश जो इंपॉर्टेंट है उसको याद किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किसका था। तो हंगरी पर ये जो ऑस्ट्रिया है इसका आधिपत्य रहता है। ऑस्ट्रिया में देखिएगा, ऑस्ट्रिया में मेटरनिक रहता है। कौन? मेटरनिक वहां का राजा रहता है या शासक रहता है। मेटरनिक क्या रहता है? मेटरनिक वहां का राजा रहता है। मेटरनिक वहां का राजा रहता है। और मेटरनिक उस समय में बहुत ही मतलब कि समझिए कि अत्याचारी शासक रहता है, जिसको निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। वो ये हमेशा चाहता था कि निरंकुश राजतंत्र ही यूरोप में रहे। क्यों? क्योंकि देखता है कि 1793 में निरंकुश राजतंत्र फ्रांस से खत्म होता है। फ्रांस उस समय का मजबूत देश रहता है, तो उस निरंकुश राजतंत्र के खत्मा का प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। उसी यूरोप में ऑस्ट्रिया भी है, तो इसलिए ऑस्ट्रिया पर भी देखने को मिलता है। इसी के खात्मा के लिए 1814 में वाटरलू के युद्ध होगा। जो निरंकुश राजतंत्र है इसके खात्मा के लिए 1814 में वाटरलू का युद्ध होगा। इसी वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट का हार होगा और उसी के साथ 1815 में ये जितने भी निरंकुश माने राजतंत्र स्थापित करने वाले यूरोप के देश होंगे उनका एक मीटिंग होगा वियना में, जिसको हम लोग वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इसका नेतृत्व युद्ध और इसका मेटरनिक करेगा। और इसी वियना कांग्रेस के द्वारा क्या होगा? पुरातन व्यवस्था या निरंकुश राजतंत्र की पुनः बहाली होगी यूरोप में।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था युद्ध? युद्ध कहाँ हुआ था? इसमें हम लोग देखेंगे कि तो क्वेश्चन क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसको हम लोग देखेंगे कि 1870 ईस्वी में कहाँ सेडोन का युद्ध होता है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में भी, सेडोन का युद्ध होता है किसके किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। प्रसा और फ्रांस के बीच। यही प्रसा इसके बाद 1871 के एकीकरण के बाद क्या हो जाएगा? जर्मनी कहलाने लगेगा, जर्मनी कहलाने लगेगा। शेडोवा एक जगह है, शेडोवा का भी युद्ध होता है 1866 ईस्वी में। यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच होगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच शेडोवा का युद्ध होगा। इस यही 1871 में फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद क्या हो जाएगा? ये जो जर्मनी प्रसा है वो एकीकरण होकर जर्मनी के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, इसको जर्मनी के एकीकरण के ही रूप में जाना जाता है। प्रसा और फ्रांस के बीच संघर्ष का कारण कौन था? स्पेन के उत्तराधिकार था। जो ये युद्ध हो रहा है फ्रांस और प्रसा का बीच, ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर इसमें विवाद हुआ और इसी विवाद का कारण था कि सेडोन का युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कि ये किस युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, जो क्रीमिया का युद्ध है हम लोग जानते हैं कि 1854 से 56 में हुआ है। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो ये रूस और फ्रांस के बीच हुआ है। रूस और फ्रांस के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ है। ऑस्ट्रिया जो है, जो देखिए अब क्या यहाँ पे होगा कि ऑस्ट्रिया को तटस्थ के लिए बिस्मार्क जो है राजी किया। इसी युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में बिस्मार्क क्या करता है? ऑस्ट्रिया को तटस्थ होने के लिए राजी कर देता है। अब इसके कूटनीति देखिए आप यहाँ पे। ऑस्ट्रिया को कहा कि तुम किसी युद्ध में भाग नहीं लोगे, इन लोग के बीच हो रहा है, किसी को सपोर्ट नहीं करोगे। ऑस्ट्रिया राजी हो जाता है। ठीक है, कौन करता है? वहीं जर्मनी का बिस्मार्क करता है, जो पहला चांसलर रहता है, विलियम प्रथम उसको नियुक्त करता है, यहां कर दिया है। और जो ये रूस और फ्रांस है, बाद में इसको भी राजी कर दिया कि तुम ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तटस्थ रहोगे। ठीक है, तो ये इसकी जो है रणनीति रहती है और यह अपना रणनीति दिखाकर तटस्थ करके और कुछ राज्य भी जीतेगा। और यही जो डेनमार्क है वहां कौन? सेल्स्टीन और होल्स्टीन का पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, डेनमार्क ने किस पे? सेल्स्टीन और होल्स्टीन पर अधिकार कर लेगा। किसके? यही जो जर्मनी का क्षेत्र रहते हैं उस पे अधिकार कर लेगा। बाद में पुनः जो है ये डेनमार्क छोड़ के भाग जाएगा। तो चलिए, क्रीमिया का युद्ध, शेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और किसके बीच? ऑस्ट्रिया और किसके बीच बताइए? प्रसा, वही जर्मनी के बीच। शेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? शेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है बताइए? प्रसा और यानी कि वही जर्मनी और फ्रांस के बीच हो रहा है। फ्रांस के बीच हो रहा है। कब हो रहा है? 1870 ईस्वी में हो रहा है। जवाब आप लोग दीजिएगा, हमको देखते हैं किसको किसको आ रहा है आंसर। इतना पढ़ाया जा रहा है तो क्या कुछ फायदा है या नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि नहीं इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ठीक है, चलिए, जो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक पहले भी बताए हैं, कमेंट में इसको भी बताइएगा। यंग यूरोप का जो है वो 1834 में कौन? मेजनी के द्वारा स्थापना किया जाता है। संगठन है यंग यूरोप। यंग इटली भी इसके द्वारा, पहले यंग इटली आएगा। यंग इटली की स्थापना ये करता है मेजनी 1831 ईस्वी में, और 1834 ईस्वी में क्या ये यंग यूरोप की स्थापना करता है। जो ये मेजनी है, ये किस कोई संस्था थी जिसका सदस्य था? आप लोग अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा हमको कौन सी संस्था थी। चलिए हम बता भी दे रहे हैं, कार्बोनरी संस्था थी जिसका ये सदस्य था। कार्बोनरी कोयले मजदूरों की संस्था थी। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कार्बोनरी क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था ये। ठीक है, मेजनी को वहां का जो इटली के एकीकरण है उसका अग्रदूत करते हैं। मेजनी आएगा, फिर कौन सा आएगा? आप देखिएगा कि विक्टर एमेनुअल वहां का क्या शासक रहता है।
यह अपना प्रधानमंत्री किसको, काउंट काबूर को नियुक्त करता है अपना। विक्टर एमेनुअल वहां का शासक रहेगा। देखिएगा सार्डिनिया पिडमाउंट जगह है, वहां का ये शासक रहता है। यह अपना पीएम जो है किसको किसको करता है, काउंट काबूर को नियुक्त करता है। और फिर एक वहां देखिएगा गैरीबल्डी का भी रहता है, पेशे से नाविक रहता है। ये लाल कुर्ती नाम का संगठन का स्थापना किया और वहां के कुछ नेपल्स और सिसिली को भी ये जीतता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात है कि ये तो हम लोग थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करके यानी कि ज्यादा डिस्कस करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले में मैंने अगले वीडियो में इसी हम चैप्टर का एकदम रैपिड फायर यानी कि 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को ये पूरा जो चैप्टर है उसको खत्म कर देंगे आप लोग के रिवीजन के लिए। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। यह 19वीं शताब्दी में यह यूरोप देश के लिए चुनौती बन गया था। जो तुर्की है यह 19वीं शताब्दी में आप देखिएगा कि तुर्की के लिए यह एक चुनौती बन गया था। क्यों? क्योंकि उस समय इसका जो साम्राज्य है ना वो चरम पे था। आप लोग देखिएगा यूनान भी इसका गुलाम रहता है, यूनान भी गुलाम रहता है, फ्रांस भी लड़ा है, रूस भी लड़ा है, इसके साथ 3 देश मिलकर लड़ते हैं 1827 में। आप लोग देखिएगा 1827 वाले जो युद्ध है उसमें 3 देश कौन कौन से, फ्रांस उस समय का सबसे मजबूत देश, रूस मजबूत देश, इंग्लैंड उस समय के मजबूत देश, ये तीनों देश मिलकर लड़े थे यूनान के स्वतंत्रता के लिए। यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि इसी तुर्की के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि जो वियना कांग्रेस कब हुआ। तो वियना कांग्रेस कब हुआ बताए हैं आप लोग, कमेंट में बताइए। 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है और वाटरलू के युद्ध के बाद ही वियना कांग्रेस होता है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है और उसी के साथ एक मीटिंग बुलाया जाता है यूरोप के जितने भी राजा है उनका। कहाँ? वियना में एक मीटिंग बुलाया जाएगा और उसी वियना में मेटरनिक होगा और मेटरनिक वाटरलू के युद्ध का भी नेतृत्व कर रहा है, वियना कांग्रेस का भी या वियना सम्मेलन का भी नेतृत्व करेगा। वियना जो सम्मेलन है वो या वियना कांग्रेस है वो कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का रहता है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण है उसका प्रमुख वास्तुकरण यानी कि जो देखिएगा कि किसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है। सबसे पहली बात यहां देख लीजिए कि ये आंसर होगा बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकरण यानी कि हम बताए भी थे कि इसके कूटनीति के वजह से आप लोग क्रीमिया का युद्ध में देखे थे जो 1854 से 56 में हुआ था, उसमें कैसे अपना कूटनीति का इस्तेमाल करता है और ऑस्ट्रिया को भी रूस और फ्रांस के विरुद्ध में क्या तटस्थ रहने को कर दिया और रूस और फ्रांस को भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में तटस्थ रहने के लिए ये कर देता है क्रीमिया के युद्ध में। और ये अपने लिए राज्य जीतना स्टार्ट करता है 1859 70 ये सब 70 तक आते आते पूरे जो है राज्य जीत लेगा और एकीकरण कर देगा। बिस्मार्क का कूटनीति का जो है वो जो जर्मनी है उसके लिए क्या होगा, सबसे इंपोर्टेंट कोई काम हुआ है तो बिस्मार्क का कूटनीति काम करता है एकीकरण में। ठीक है, मेजनी जो है इटली का है, गैरीबल्डी भी इटली का है, लेनिन आप देखिएगा फ्रांस के युद्ध में आपको लेनिन देखने को मिलेगा। लेनिन रूस के लेनिन रूस के से संबंधित है। यही जो है लेनिन ये कार्ल मार्क्स से अगले चैप्टर में देखिएगा समाजवाद और साम्यवाद है, ये कार्ल मार्क्स के जो बुक है दास कैपिटल उसको बहुत ये पढ़ा और उस बुक से इतना प्रभावित हुआ कि आगे देखेंगे कि क्या क्या उस बुक को पढ़ के ये क्या क्या करता है। ठीक है, गैरीबल्डी क्या था? पेशे से नाविक था, लाल कुर्ती का इसने गठन किया था। गैरीबल्डी ही 2 राज्य कौन, नेपल्स और सिसिली जीत के देता है। मेजनी क्या है? इसको ये जो मेजनी है ये क्या करता है, अरे इटली का एकीकरण का अग्रदूत इसको कहते हैं ना, और यंग इटली और यंग यूरोप ये 2 संगठन बनाता है। ठीक है, अब देखिए जो बिस्मार्क है ये एक और भी काम किया था, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन कौन करता है? तो यही बिस्मार्क है जो कहता है कि खून के बदले खून। ठीक है, यानी कि आप तलवार उठाइएगा तो हम भी तलवार उठाएंगे। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन कौन करता है? बिस्मार्क करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, मेजनी का है। मेजनी का है क्योंकि यही स्टार्ट करता है इटली के एकीकरण का अग्रदूत। इसको कहता है काउंट काबूर का भी है, क्योंकि काबूर वो जो दिया है काउंट काबूर, क्योंकि यह वहां का प्रधानमंत्री जो विक्टर इमैनुअल है वो शासक वहां का, वो क्या करता है, इसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गैरीबल्डी का भी योगदान है, क्योंकि जो नेपल्स और सिसिली है ये दोनों राज्य को जीतता कौन है, गैरीबल्डी, और जो इटली को है दे देता है। बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का चांसलर रहता है, और बिस्मार्क ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करता है। और यही बिस्मार्क है, इसी के कूटनीति की वजह से क्या जर्मनी का एकीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। फ्रांस में 1830 के क्रांति के बाद आप लोग देखिएगा कि वहां पे संवैधानिक राजतंत्र अभी रहेगा, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना होगा। यह देखिएगा फ्रांस का जो क्या है कि जो वियना कांग्रेस है 1815 में, वहां पर फिर से निरंकुश राजतंत्र, 1793 में निरंकुश राजतंत्र फ्रांस से खत्म होता है। लुई 16वां के मरने के बाद 1815 में लुई 18वां आता है। लुई 18वां आता है और पुनः निरंकुश राजतंत्र क्या वहां स्थापित हो जाता है। और राजा कौन बनता है, लुई 18वां उसमें बनता है। ठीक है, लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में हो जाएगी। लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी। 1824 ईस्वी में फ्रांस का राजा फिर चार्ल्स दसम बनेगा। और यही चार्ल्स दसम जो होगा, चार्ल्स दसम बनेगा और अपना पीएम जो है प्रधानमंत्री, ये पुलेगनिक रहते हैं, उन्हीं को पुलेगनिक को ये अपना प्रधानमंत्री बनाता है। और पुलेगनिक ने 1830 ईस्वी में कौन सा एक विशेषाधिकार यानी कि उच्च वर्गों के लिए एक विशेष व्यवस्था कर दिया है, विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया, जिससे 1830 की क्रांति होती है। 1830 की क्रांति होती है क्यों, क्योंकि ये जो स्पेशल पुलेगनिक है वहां के उच्च वर्गों के लिए स्पेशल व्यवस्था करते हैं, विशेषाधिकार कानून लाता है और उसको लागू कर देता है, जिससे लोगों में क्या होता है, असंतोष फैलता है और उससे वह असंतोष एक क्रांति का रूप ले लेता है। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस से बुर्बो वंश और निरंकुश राजतंत्र दोनों समाप्त हो गया है। अब इसके बाद अर्लिहेंस वंश की लुई फिलिप राजा बनते हैं। कौन, लुई फिलिप राजा बनते हैं। अर्लिहेंस वंश के रहते हैं लुई फिलिप वहां के राजा बनते हैं, अर्लिहेंस वंश के रहते हैं। यानी कि देखिएगा कि लुई फिलिप क्या होगा, अब इनके समय में इतना गरीबी और भूखमरी छा जाएगा कि फिर एक क्रांति आपको देखने को मिलेगा। कब, 1848 ईस्वी में। यानी कि फ्रांस में 3 क्रांति हो रही है। 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है, 1789 ईस्वी में क्रांति होती है, जिसको हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्रांस की क्रांति के नाम से असल में यही जानते हैं हम लोग। 1700 इसमें 3 चीज क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है 1789 के जो क्रांति है इसी से देखने को मिलता है। और यही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, स्वतंत्रता और समानता हमारे भारत के संविधान में भी देखने को मिलता है। जो भारत संविधान के प्रस्तावना है उसमें भी ये वर्ड देखने को हम लोग को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का कूटनीति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब होता है, 1871 ईस्वी में पूर्ण होगा। बिस्मार्क के बारे में देख ले तो यह रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। यह पहला चांसलर बनता है और इसको नियुक्त कौन करता है, विलियम प्रथम इसको नियुक्त करता है। जर्मनी के एकीकरण में इसके कूटनीति का सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद सेडोन का युद्ध होता है 1870 ईस्वी में। उसके बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, सेडवा का युद्ध होता है 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोन का युद्ध किसके साथ, फ्रांस और प्रसा के साथ होता है। सेडवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में अभी हम बताएं कि फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि, आप लोग को ये आंसर पता है तो कमेंट में लिखा कीजिए।
फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में शेडॉन का युद्ध होगा। 1870 ईस्वी में शेडॉन का युद्ध होगा। 1871 ईस्वी में तब फ्रैंकफर्ट की संधि। 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में कौन सा सेडोवा का युद्ध होता है। वियना कांग्रेस की संधि 1815 ईस्वी में होती है। ये जो है जो वाटरलू का युद्ध होता है 1814 ईस्वी का, उसके बाद जो है वियना कांग्रेस की संधि होती है। इसमें कौन रहता है, मेटरनिक प्रमुख बनता है। मेटरनिक प्रमुख बनता है। मेटरनिक कहाँ का है, मेटरनिक कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रिया का शासक रहता है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 50 नंबर कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। निम्न में से किसने योगदान किया था। तब मेजनी और इमैनुअल का भी योगदान है, गैरीबल्डी का भी योगदान है, काउंट काबूर का भी। मेजनी को इटली का एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं। इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसको कहते हैं, मेजनी को कहते हैं। मेजनी ने 2 संगठन बनाया था। कौन कौन सा संगठन बनाया है, ये यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली पहले बनाता है। यंग इटली छोटा देश है, यूरोप बड़ा महादेश है, इसलिए 1831 में यंग इटली बनाएगा, 1834 में यंग यूरोप बनाएगा। कौन बनाएगा, मेजनी। विक्टर एमेनुअल वहां का शासक रहता है, इसने भी 2 वहां का राज्य मिलाता है। विक्टर एमेनुअल ही काउंट काबूर को क्या करता है, ये प्रधानमंत्री बनाता है। काउंट काबूर का कूटनीति इटली के एकीकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। गैरीबल्डी पेशे से नाविक रहता है और यह लाल कुर्ती एक संगठन बनाता है। इसने भी 2 राज्य को इटली में मिलाया था, नेपल्स और सिसिली। नेपल्स और सिसिली गैरीबल्डी ही मिलाता है 2 राज्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो जो रॉबर्ट ओवन है ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का रहता है। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का ही निवासी रहता है और इसी का कथन रहता है रॉबर्ट ओवन का ही कि संतुष्ट मजदूर श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यह समाज सुधारक और उद्योगपति था। समाज सुधारक और उद्योगपति था। इसका विचारधारा जो है समाजवादी था, समाजवादी विचारधारा का ये था। ठीक है, प्रारंभिक चिंतक है जो यूटोपियन प्रारंभिक चिंतक को यूटोपियन कहते हैं और उसी में ये भी शामिल था। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो भी है कमेंट में बता दीजिएगा जैसा लगा। चलिए, थैंक यू।